बिहार स्पेशल सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बिहार के ज्योग्राफी को समझ रहे हैं। इस वीडियो में हम बिहार के अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि एक नदी जिस हिस्से में प्रवाहित होती है उससे बहुत सारी नदियां आकर के मिलती रहती है। तो मुख्य नदी और उनके सहायक नदियों के द्वारा जो क्षेत्र बनता है, जो एरिया बनता है, उसी को कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र। बिहार में देखें तो बिहार में मुख्य नदी गंगा है और इनकी ढेर सारे सहायक नदियां हैं जो इनसे आकर के मिलती है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय से निकलती है, नेपाल में प्रवाहित होकर के बिहार में प्रवेश करती है और फिर गंगा नदी से मिल जाती है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो नेपाल से निकल करके पहले यूपी में प्रवाहित होती है, यूपी में प्रवाहित होने के बाद फिर बिहार में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। ये तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हो गई। पर बहुत सारे नदी ऐसे भी हैं जो पठार हिस्सा है, जो पठारी हिस्सा है, वहां से निकल करके प्रवाहित होते हैं और फिर बिहार में आकर के मिल जाते हैं। और इन नदियों के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसी को कहा गया अपवाह तंत्र। और बिहार नदी के मामले में एक समृद्ध प्रांत है जहाँ पे बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती है। तो हम इस चीज को समझेंगे कि बिहार के अंदर कौन कौन मुख्य नदियां हैं जो प्रवाहित होती है और किस तरह से ये बिहार में गंगा नदी में आकर के मिलती है और फिर एक अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। तो आइए शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हम बिहार के जो मुख्य नदियां हैं जिनमें कि बाकी नदियां आकर के मिल जाती है वो है गंगा नदी। तो गंगा नदी को समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके जो बाकी नदियां हैं पहले हम ये देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां किस तरह से गंगा से मिलती हैं, फिर पठारी भाग से जो निकल करके नदियां आती है वो किस तरह से गंगा से मिलती है। देखिए, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और जो पठार से निकलती है नदियां, इन दोनों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जहां तक गंगा से निकलने वाली नदियों की बात होती है तो इसमें साल भर पानी रहता है क्योंकि इनके पानी का स्रोत ग्लेशियर और वर्षा का पानी होता है और इसके वजह से इन नदियों में पूरे साल पानी रहता है। और यहाँ तक कि बारिश के दिनों में ये नदियां बाढ़ के लिए बहुत जाने जाते हैं। और खास करके जो बिहार का उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी बिहार, वहां पे अक्सर हर साल बाढ़ आते हैं और इस बाढ़ के वजह से जान माल की हानि होती है। दूसरी तरफ जो नदियां पठार से निकलती है, पठारी भाग से निकलती है, इसमें साल भर पानी प्रवाहित नहीं होता है। इसमें कुछ महीने पानी प्रवाहित होते हैं, खास करके जो बारिश का टाइम होता है वहां पे हमें पानी देखने को मिलता है। ये दो मुख्य विशेषता है जहां उत्तरी बिहार की नदियां जो हिमालय से निकलती है अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए जाने जाते हैं, जिनमें कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरे तरफ जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो पठारी भाग से निकल करके गंगा में मिलती है, इनमें पानी उतने ज्यादा नहीं होते हैं। सबसे पहले आइए हम समझते हैं गंगा नदी को, क्योंकि गंगा मुख्य सहायक नदियां हैं। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा बिहार में प्रवाहित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। और अगर हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, जो बिहार में सबसे मेन नदियां हैं वो कौन है? गंगा। गंगा नदी, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। जो एक मिनट रुक जाइए, इस मैप को ही इधर खिसका लेते। तो जहां तक गंगा नदी की बात है, गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच से निकलती है। तो हम ये समझ लेते हैं कि गंगा नदी किस तरह से बिहार में प्रवेश करती है। देखिए, अगर हम गंगा नदी को देखें, गंगा नदी की अगर हम इनके उत्पत्ति की बात करें कि किस तरह से उत्पत्ति होते हैं, तो उत्तराखंड में दो अलग अलग ग्लेशियर से, एक तो गंगोत्री और एक ग्लेशियर है संतोपथ ग्लेशियर। यहाँ से दो अलग अलग नदियों की धाराएं निकलते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं कौन सा? भागीरथी नदी की धारा और
जो संतोपथ ग्लेशियर है, यहां से निकलते हैं अलकनंदा नदी की धारा, और ये दोनों धारा मिल जाते हैं कहां पे आकर के, तो देव प्रयाग में। देव प्रयाग में ये भागीरथी और ये अलकनंदा। अलकनंदा, और जब दोनों धाराएं देव प्रयाग में मिल जाते हैं तो वहां से गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है और इसका नाम हो जाता है गंगा। गंगा सबसे पहले उत्तराखंड के एक विस्तृत क्षेत्र में प्रवाहित होते हैं, उसके बाद यूपी में प्रवेश करते हैं, और यूपी के बाद गंगा बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में अगर देखें कि बिहार में गंगा कहाँ पे प्रवेश करती है बिहार में, तो बिहार में जो बक्सर के चौसा नाम की जगह से बिहार में गंगा प्रवेश करती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और इन लंबाई में बिहार में जो इनका हिस्सा है, बिहार में इनका हिस्सा कितना है, 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, और बिहार में गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से प्रवाहित होते हैं। इनमें सबसे लंबी जो गंगा नदी का प्रवाहित होने वाला क्षेत्र है वो है पटना। पटना में सबसे अधिक लंबाई है गंगा नदी का, और फिर ये कटिहार, अररिया होते हुए फिर ये पहुंच जाती है कहाँ पे, भागलपुर होते हुए ये पहुंच जाते हैं झारखंड के साथ सीमा बना करके पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी जो है ये अपनी विस्तृत प्रवाह क्षेत्र के लिए तो जाने जाते ही है, साथ में गंगा नदी को पवित्र नदी भी माना जाता है भारत में। दूसरी तरफ जब गंगा नदी उत्तराखंड में प्रवाहित होते हैं तो वहां पे इनके पानी बहुत ज्यादा प्योर होते हैं, पर गंगा नदी पर बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, और इन शहरों से निकलने वाले गंदगी, कचराएं गंगा नदी में मिलते जाता है, और बिहार आते आते गंगा नदी की स्थिति बहुत खराब हो जाते हैं, इनके पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाते हैं। अगर हम और गंगा नदी के बारे में चीजें समझें तो एक चीज याद रखिए कि गंगा नदी का जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, वहां पे इसका नाम होता है पद्मा। तो ये जानकारी था गंगा नदी का। गंगा नदी की उत्पत्ति किस तरह से उत्तराखंड के दो अलग अलग हिमनदों से होता है, और वहां से दो अलग अलग धाराएं मिल करके गंगा नदी बनाती है, और फिर ये यूपी से प्रवाहित होकर के बिहार में आते हैं। झारखंड में भी गंगा नदी का जो है कुछ हिस्सा पड़ता है, हालांकि झारखंड के एक जिले को छू करके फिर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पे इसका नाम होता है पद्मा। गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलती है, उनमें से एक नदी है, कौन सा, एक नदी जो गंगा में प्रवेश करती है वो है घाघरा। घाघरा 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 नदी। तो आइए अब हम घाघरा नदी के विषय में समझते हैं कि घाघरा नदी किस तरह से गंगा में प्रवेश करती है। घाघरा घाघरा नदी, अगर हम घाघरा नदी को देखें तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये बिहार एवं यूपी के बीच सीमा बनाती है। सीमा बनाती है। और अगर हम घाघरा नदी की ये देखें कि ये बिहार में कहां पे प्रवेश करती है, तो बिहार में ये प्रवेश करती है सीवान में। सीवान में प्रवेश करती है, और सारण जिले में ये नदी मिल जाते हैं किससे, गंगा से। उत्पत्ति अगर हम देखें तो जो घाघरा है
इसका उत्पत्ति होता है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील, झील मतलब मानसरोवर झील से नहीं, इसके समीप से, ये समीप। और जो घाघरा नदी है इसका कई सारे नामों से जाना जाता है। एक तो इसका यूपी में जो नाम दिया जाता है, इसका नाम दिया जाता है सरयू नदी। सरयू नदी, गंगा नदी सॉरी घाघरा नदी का यूपी में नाम है सरयू नदी, और इसी नदी के तट पर बसे हैं लखनऊ। तो घाघरा नदी बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, और सिवान जिले से ये बिहार में प्रवेश करती है, और सारण के समीप ये गंगा नदी से मिल जाते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो ये नदी जो है किसका, गंगा का, ये जो ऊपरी हिस्सा है दक्षिणी भाग का सबसे पश्चिमी नदी हो गया, जो बिहार और यूपी के बीच बाउंड्री भी बनाते हैं। इसके बाद इसके बाद एक नदी यहां से शुरू होते हैं और प्रवेश कर जाते हैं, इसको कहते हैं गंडक नदी। गंडक नदी, गंडक नदी भी जो है सबसे पहले अगर देखें तो ये बिहार और यूपी के बीच बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है, गंडक नदी। गंडक नदी, अगर हम गंडक नदी की बात करें कि ये किस तरह से नदी है, तो गंडक नदी की उत्पत्ति की बात करें, ये बिहार में किस तरह से पहुंचती है, तो बिहार में पश्चिमी चंपारण का एक जगह है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का एक जगह है भैंसा लोटन। पश्चिमी चंपारण का एक जगह है भैंसा लोटन। इस भैंसा लोटन जगह से जो ये गंडक नदी है ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। देखिए जो गंडक नदी है, गंडक नदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें सालिग्राम नाम का पत्थर पाया जाता है। सालिग्राम पत्थर, सालिग्राम पत्थर छोटे जो होते हैं और काले गोल पत्थर होते हैं, जिनको पूजा भी जाता है, पूजा करने के काम में आता है। तो ये जो गंडक नदी है, गंडक नदी बिहार में पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नाम की जगह से प्रवेश करती है, और अंततः ये जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, और इसको सालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। एक और नदियां हैं जिसको कहते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, अगर हम बूढ़ी गंडक नदी को देखें बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी जो है ये कहां से, ये सोमेश्वर श्रेणी के बगल से बिहार में प्रवेश करती है। अगर इसको हम देखें तो सोमेश्वर श्रेणी के बगल से, बगल से, ये भी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, ये भी जगह है पश्चिमी चंपारण में। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि बिहार का जो पर्वतीय हिस्सा है वो हमें पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है, जिसमें कि सोमेश्वर श्रेणी, फिर दून घाटी और रामनगर दून के विषय में हमने समझा था जब हम बिहार के भौतिक विभाजन को समझ रहे थे। ये जो बूढ़ी गंडक नदी है ये सोमेश्वर श्रेणी के बगल से बिहार में प्रवेश करती है और अंततः आकर के मिल जाती है कहाँ पे, गंगा नदी से,
और इसमें ये गंगा से कहाँ पे मिलती है? खगड़िया के समीप। खगड़िया में ये किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। और एक नदी है बागमती नदी। बागमती, इसके बाद जो नदियां हैं इनमें आपको देखने को मिलेगा एक तो बागमती, एक कमला, और एक नदी आपको देखने को मिलेगा इधर से आती है कोशी। कोशी, ये हो गया बागमती, ये कमला और ये कोशी। जहां तक बागमती की बात होता है तो बागमती को अगर हम देखें तो बागमती नदी जो है, बागमती, अगर हम इसकी उत्पत्ति को देखें कि कहां से ये उत्पत्ति होती है तो ये नेपाल में जो महाभारत श्रेणी है वहां इसका उत्पत्ति होता है। ये उत्पत्ति हिमालय के महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी से इसका उत्पत्ति होता है। और जब बात होती है कि बिहार में बिहार में प्रवेश की, तो बिहार के सीतामढ़ी जिला में ये प्रवेश करती है। सीतामढ़ी जिला, बिहार के सीतामढ़ी जिला में ये प्रवेश करती है और फिर प्रवाहित होकर के आगे बढ़ती है। ये सीधे गंगा में नहीं मिलती है, गंगा में मिलने से पहले ये कमला नदी में मिल जाती है और उसके बाद ये गंगा नदी में मिलती है। देखिए, ये जो बागमती नदी है इसमें एक चीज याद रखिए, जो नेपाल का राजधानी है काठमांडू, काठमांडू इसी नदी के तट पर बसी हुई है। और नेपाल का एक बहुत फेमस मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, वो भी बागमती नदी के तट पर ही है, पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर, ये दोनों प्रसिद्ध स्थल जिस नदी पे बसा हुआ है वो नदी है बागमती नदी। और बागमती नदी बिहार में सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है। तो ये दोनों नदियां था। और ये अंततः कमला नदी में मिलती है। तो कमला नदी के बारे में अगर देखें तो कमला वैसे छोटी ही नदी है जो पहले बागमती नदी के साथ मिलती है और अंततः वो मिल जाती है कोशी नदी में। अब हम समझते हैं कोशी नदी के बारे में। कोसी नदी, अगर हम इसकी उत्पत्ति को देखें तो नेपाल के उत्तर पूर्वी भाग से ये नदी निकलती है और एक जगह है सप्तकोशी। नेपाल के उत्तर पूर्वी भाग के सप्तकोशी नाम की जगह से निकलती है और इसके कुल मिलाकर के 7 धाराएं हैं। और ये सातों धाराएं जब आपस में मिल जाते हैं तब निर्माण होता है कोसी नदी का। कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है सुपौल जिला में। सुपौल जिला, बिहार के सुपौल जिला में ये प्रवेश करती है और फिर प्रवाहित होकर के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार इन जिलों में प्रवाहित होती है। देखिए, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है इस नदी को, क्योंकि ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है।
और इसके वजह से हर साल इस नदी के वजह से जिस एरिया में भी ये नदियां प्रवाहित होती है वहां पे भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ता है। और इस साल भी कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आया था, जिसके वजह से सुपौल, सहरसा जैसे जिले में बहुत बर्बादियां हुई। इस वजह से जो कोसी नदी है, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार। और अंततः ये नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? कटिहार जिले के कुर्सेला नाम के जगह में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। गंगा के जो ऊपर से आकर के मिलती है, यानी कि उत्तरी हिस्से से आकर के जो नदियां मिलती है, उनमें से एक नदी और है जिसको हम कहते हैं महानंदा। पर अगर हम महानंदा की बात करें तो महानंदा नदी कुछ इस तरह से निकलती है। ये पश्चिम बंगाल से निकलती है, बिहार में प्रवाहित होती है, पर ये गंगा में बिहार में नहीं मिलती है, फिर जाकर के पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में ही जाकर के मिल जाती है, और इसको कहते हैं महानंदा। महानंदा। अगर हम महानंदा की बात करें, महानंदा नदी, तो उत्पत्ति इसका कहां से होता है? तो बंगाल के जो दार्जिलिंग जिला है, दार्जिलिंग से, बिहार के दार्जिलिंग जिला से ये निकलती है। और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला से निकलती है, और उसके बाद कई सारे जगहों पर ये प्रवाहित होती है। बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में प्रवेश करती है, और फिर ये पश्चिम बंगाल में ही निकल करके जाती है, और पश्चिम बंगाल के मालदा में गंगा से मिल जाती है। पश्चिम बंगाल के जो मालदा नाम का जगह है, वहां पर ये नदियां गंगा से मिल जाती है। तो ये वो सभी नदियां हैं बिहार की जो हिमालय से निकलती है और गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। ये सभी नदियां जो है गंगा के उत्तरी किनारे पर मिलती है, यानी कि गंगा के जो है वो उत्तरी साइड से आकर के मिलती है। अब हम समझते हैं पठारी भाग से जो नदियां निकलती है, यानी कि गंगा में जो दक्षिणी भागों से आकर के मिलती है, उन नदियों के बारे में। अगर इन नदियों को हम देखें तो इनमें से कुछ नदियां इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इन नदियों में देखें तो एक नदी आपको देखने को मिलेगा कर्मनाशा। ये है कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी के बारे में अगर हम देखें कर्मनाशा नदी के संबंध में अगर हम देखें तो ये जो है ये सबसे दक्षिण साइड में सबसे पश्चिमी, और ये महानंदा उत्तर साइड में सबसे पूर्व नदी है। नहीं, महानंदा नदी गंगा में जो आकर के मिलती है, ये बिहार के सबसे पूर्वी भाग से आकर के मिलती है। वहीं पे जो कर्मनाशा नदी है वो दक्षिण साइड से आकर के मिलती है और बिहार के सबसे पश्चिमी भाग में आकर के मिलती है। इसके बाद एक और नदी है सोन नदी। इसके बाद एक नदी है सोन।
सोन नदी। अगर हम सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का जो उत्पत्ति होता है ये अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से। सोन सोन नदी, सोन नदी। अगर हम इसके उत्पत्ति को देखें, उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से, मैकाल श्रेणी से निकलती है ये नदी। कौन सा? सोन नदी। और ये नदी बिहार में गंगा में कहां से मिलती है? गंगा में मिलती है दानापुर के मनेर में। दानापुर के मनेर में ये नदी मिल जाती है। किससे? गंगा नदी से। और सोन नदी के बारे में एक और चीज याद रखिए कि दक्षिण साइड से गंगा में कुछ नदियां ऐसे हैं जो लेफ्ट बैंक से आकर के मिलती है, दक्षिणी भाग से आकर के मिलती है, और कुछ नदियां ऐसी है जो उत्तरी भाग से आकर के मिलती है, राइट बैंक से आकर के मिलती है। तो गंगा में जो दक्षिण भाग है यानी कि राइट बैंक है, इस साइड से आकर के मिलने वाली नदियों में ये यमुना नदी के बाद दूसरा सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं गंगा की। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद एक चीज और याद रखिए, एक और नदी है पुनपुन। एक नदी है, कौन सा? पुनपुन। पुनपुन नदी, ये है पुनपुन। पुनपुन नदी। एक और नदी है, कौन सा? पुनपुन। पुनपुन नदी। पुनपुन नदी भी गंगा में दक्षिण साइड से ही आकर के मिलते हैं और कई सारे जिले में प्रवाहित होने के बाद ये आकर के मिलते हैं गंगा से। और ये नदी भी सोन के बाद दूसरा सबसे प्रमुख नदी दक्षिण बिहार में। सोन के बाद दूसरा सबसे प्रमुख नदी, प्रमुख नदी यही नदी है। इसके बाद एक और नदी के बाद में हम समझ लेते हैं जो लास्ट है। एक है निरंजना। एक नदी निकलती है निरंजना और एक निकलती है मोहना। जब ये दोनों नदी के धारा निकल जाते हैं तब इसको कहते हैं फल्गु। देखिए ये हो गया फल्गु, ये हो गया मोहना और ये हो गया निरंजना। निरंजना, निरंजना नदी और मोहना नदी जब आपस में मिल जाते हैं तब इसके मिले हुए धारा को कहा जाता है फल्गु। और फल्गु नदी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी नदी के तट पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ और वो भगवान बुद्ध कहलाए। फल्गु नदी। फल्गु नदी। फल्गु नदी की बात करें तो इसमें दो नदी आकर के मिलती है। एक को कहते हैं, एक नदी को कहते हैं निरंजना और दूसरे को कहते हैं मोहना। मोहना नदी और निरंजना नदी जब आपस में मिल जाते हैं तो इसके संयुक्त जलधारा को कहा जाता है फल्गु। और फल्गु नदी कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मेला लगता है, पितृपक्ष का मेला। पितृपक्ष का मेला।
जिन व्यक्ति के पूर्वज मर जाते हैं, मतलब पूर्वजों के जो है आत्मा के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे मेला लगता है, जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। नहीं, एक और चीज फल्गु नदी पे याद रखिए कि यहाँ पर एक डैम बना है, गया जी डैम। और ये भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, रबर से बना हुआ डैम इसी नदी पे बना है, गया जी डैम। तो ये बिहार के प्रमुख नदियां थी जिसके विषय में हमने समझा। हम देखा कि बिहार में ढेर सारी नदियां हैं और ये सभी नदियां मिलाकर के बिहार में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करता है, अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। इनमें से अधिकांश नदियां वो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है और अंततः गंगा नदी में मिल जाती है। कुछ नदियां ऐसी भी है जो पठारों से निकल करके बिहार में प्रवाहित होती है और गंगा नदी में मिल करके एक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती है। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है ना जहाँ पर इनके उत्तरी बिहार का जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे अक्सर बाढ़ आता है और जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे पानी का अभाव होता है और सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक ऐसा राज्य जहाँ पे पानी की दो अलग अलग सिचुएशन देखने को मिलता है। एक सिचुएशन जहाँ पे पानी ही पानी है, बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हो जाता है और लोगों की जिंदगियां तबाह होती है। दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में पानी का अभाव हो जाता है और उस पानी के अभाव की वजह से दक्षिण बिहार के जीवन प्रभावित हो जाता है। तो ये पूरी कहानी था बिहार और उनकी नदियों की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।